हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10th के लिए ट्रायंगल्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इस वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। उसके बाद हम इसका बेसिक सिमिलर फिगर्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 एंड द लास्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बीपीटी, जिसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, जिसमें आपने सीखा है कि दो ट्रायंगल्स जिनका सेम साइज और सेम शेप होती है वही आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में जो एंगल्स होते हैं, एंगल ए वो एंगल पी के साथ इक्वल होता है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के साथ, एंगल सी जो है वो एंगल आर के साथ इक्वल होता था। और साथ ही इनकी जो साइड्स होती थी ए बी इक्वल्स टू पी क्यू के साथ इक्वल होती थी। इसी तरह बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के साथ इक्वल होती थी। और लास्ट में ए सी इज इक्वल टू पी आर के साथ इक्वल होती थी। राइट, यही आपने पढ़ा। तभी हम, अगर ये तीनों सभी इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल हो जाते थे, तब हम कहते थे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आप 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हो। राइट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है, आपके पास सेम शेप होती है और सेम साइज होता है। राइट, लेकिन जब हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों, उसमें आपके पास सेम शेप होती है, बट यहां पे जो साइज होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। बस ये आपको समझना है। मतलब अगर आप किसी दो ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो उनके जो साइजेस हैं वो टोटली क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट होते हैं। साइज डिफरेंट होते हैं, बट उनके बीच का जो एंगल होता है वो सभी का सेम होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रायंगल्स हो, ये सभी आपके पास सिमिलर फिगर्स होते हैं जो डिफरेंट साइज के होते हैं, बट उनकी शेप जो होती है वो एक जैसी होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक नोट भी है, उसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स आर नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपके सिमिलर तो हो सकते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर्स आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। यहाँ पे ऑल वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, सभी नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हो सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर लेंथ ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन और इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है कि आपके एंगल्स जो है किसी भी शेप के पॉलीगन के वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास स्क्वायर है, यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल की जो रेडियस है वो टोटली डिफरेंट होगी, बट उनका साइज जो है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है जैसे, तो यहाँ पे एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब आप स्क्वायर को देखें तो सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो बड़े वाले स्क्वायर के भी जो एंगल होंगे वो सभी कितने होंगे, 90 के होंगे। तो एंगल तो सेम होंगे, लेकिन के जो साइड्स है उनका जो रेशो है वो टोटली सेम होगा। जैसे मैं कहूं कि आपके पास 2 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है और एक 4 सेंटीमीटर का आपके पास यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, तो आप देख सकते हो कि इन सभी साइड्स का दूसरी स्क्वायर के सभी साइड्स के साथ जो रेशो है वो सभी का सेम रहेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं 2/4, दूसरा भी 2/4, 2/4 और 2/4, तो सभी का रेशो जो होगा वो सेम होगा। इसी तरह ट्रायंगल में भी यही चीज है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे बच्चों, लेकिन उनकी जो साइड्स का रेशो होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 होगी, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 होगी। तो इन सभी का रेशो अगर आप निकालोगे तो सभी का रेशो जो होगा सेम होगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहले इसको समझते हैं। मतलब एंगल ए जो है वो एंगल पी के साथ इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के साथ इक्वल होगा, और इसी तरह लास्ट में एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल सी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। अब बात करते हैं साइड्स के बारे में। तो साइड्स का यहाँ पे क्या होगा, सेम रेशो होगा या सेम प्रोपोर्शन होगा। इसका मतलब है कि आपकी ए बी साइड, यानी कि ये वाली जो साइड है ये आपके साथ इक्वल होगी पी क्यू के साथ, मतलब प्रोपोर्शन में। सो प्रोपोर्शन मतलब ए बी अपॉन पी क्यू होगा। और इसी तरह बी सी यहाँ पे डबल कट करते हैं और ये भी क्यू आर के इक्वल में आ जाएगी। सो बी सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर। ओके, और लास्ट में जो आपके पास ए सी होगा वो किसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा, पी आर के। सो ए सी अपॉन पी आर। तो ये आपके सिमिलैरिटी को बच्चे रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ये फुलफिल हो जाती हैं तो आप कहेंगे कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, बट यहाँ पे सिमिलैरिटी की जो कंडीशंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपके पास सबसे पहले आ जाती है एंगल एंगल एंगल, दूसरी आती है एंगल एंगल, तीसरी आती है एंगल साइड साइड साइड, और तीसरी आती है एंगल साइड एंगल। तो इन रूल्स को बच्चों हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ओके, तो बस एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, और यहाँ पे आपको गिवन क्या होगा क्वेश्चन में,
गिवन आपके पास होगा बच्चों कि DE पैरेलल टू BC, यानी कि ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी आपकी नीचे वाली BC लाइन के साथ। ओके, अब इसमें जो प्रूफ होगा बच्चे आपके पास, प्रूफ AD अपॉन BD यानी कि AD अपॉन DB, और इसी तरह सेम यहां पे प्रोपोर्शन चलेगा AE अपॉन EC, राइट, समझ आया? तो ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शो करता है। क्या कहता है कि अगर कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल की दूसरी लाइन के साथ पैरेलल होती है तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे आपके जो साइड्स का रेशो होता है दोनों का आपस में, वो क्या होता है, इक्वल होता है। बस ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसमें और भी दो केस और बनते हैं। एक तो ये केस हो गया नंबर 1 जो अभी आपको बताया, ये वाला, ठीक है। दूसरे दो केसेस और होते हैं, आप इसको यहीं पे समझ लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। ओके, देखो सेकंड केस बनता है कि AD अपॉन AB, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है किसके साथ, दूसरी साइड के साथ, AE अपॉन AC। ओके, तो ये दूसरा पैटर्न आपको भी ध्यान रखना है कि AD अपॉन AB हो जाएगा और AE अपॉन AC हो जाएगा। और तीसरा पैटर्न क्या होगा बच्चों, तीसरा पैटर्न होगा इसका उल्टा, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिख दें तो आपका तीसरा पैटर्न बन जाता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा इसको, यहां पे आप लिख सकते हो DB अपॉन DA और इसी तरह AC अपॉन EA, राइट। सो यहां पे आप लिख सकते हो DB अपॉन DA इज इक्वल टू EC या CE अपॉन EA, राइट। तो इस तरह से आप ये तीन केसेस को बच्चों क्वेश्चंस में यूज करोगे, वो क्वेश्चन आपको बताएगा, जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं इसका कन्वर्स BPT, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स BPT, यानी कि इसका उल्टा भी हम इसी में समझ लेते हैं ताकि आगे आप इसको यूज कर पाए। कैसे यूज करना है ध्यान से देखिएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका गिवन वाला पार्ट है वो आपका प्रूफ बन जाता है, मतलब गिवन वाला पार्ट आपका प्रूफ में चला जाता है और प्रूफ वाला पार्ट आपका गिवन बन जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, यही मैं यहीं पे बना देता हूं, और ये ABC और DE। ओके, तो आपको यहां पे जो गिवन होगा, जैसे हमने BPT पढ़ा, तो गिवन क्या होगा आपके पास कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको गिवन हो जाएगा। तो इससे प्रूव क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि DE जो है वो पैरेलल है आपकी BC के साथ। बस ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल प्रूव करनी होती है, इसी को हम कन्वर्स BPT बोल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको अगर रेशो दी होगी तो आप समझ लीजिएगा कि आपको पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए बोला गया, तो आप कन्वर्स BPT का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको रेशो निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट BPT को यूज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए करने वाले बच्चों एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th के लिए, तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। अभी आपको बताया कि अगर एक सर्कल आपके पास ये है और एक बड़ा सर्कल आपके पास यहाँ आ जाता है तो दोनों की रेडियस जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, उनका साइज भी डिफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे सिमिलरिटी आंसर आ जाएगा। इसी तरह ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑब्वियसली सिमिलर ही होंगे। अगर हम एक छोटा स्क्वायर बनाए और एक बड़ा स्क्वायर बनाए तो दोनों के साइड्स का जो रेशो है वो प्रोपोर्शन में चला जाएगा, राइट। इसी तरह ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोलेस होगी या इक्विलेटरल होगी, ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन इज टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यहाँ पे एंगल्स की बात की रही है तो एंगल्स क्या होंगे बच्चों, एंगल होंगे इक्वल, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होंगे या प्रोपोर्शन में होंगे, ऑब्वियसली प्रोपोर्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एग्जांपल यहाँ पे देना है, आपको कोई भी दो फिगर्स यहाँ पे सिमिलर बनाने हैं तो हम एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, एक छोटी और एक बड़ी, और एक एग्जांपल के लिए आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो, तो एक छोटी रेक्टेंगल बना लेते हैं और एक बड़ी रेक्टेंगल बना देते हैं, तो हमारे दो फिगर्स हो गए। आप चाहे तो ट्रायंगल भी बना सकते हो, एक छोटी ट्रायंगल इक्विलेटर और एक बड़ी ट्रायंगल, तो ये भी आपके सिमिलर फिगर्स में आ जाते हैं। अच्छा, नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली आप क्या करिए, एक आइसोलेस ट्रायंगल बना दीजिए, एक आइसोलेस ट्रायंगल बनाई और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दीजिए जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, नॉन सिमिलर फिगर्स आ जाती हैं। ओके, तो ये एक आइसोलेस ट्रायंगल हो गई आपके पास और ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाती है। और क्या बना सकते हो आप, एक स्क्वायर बना दीजिए, एक स्क्वायर बना दीजिए और दूसरे में एक रेक्टेंगल बना दीजिए, ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, नॉन सिमिलर फिगर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखें कि अगर साइड्स का प्रोपोर्शन है वो तो सेम आ रहा है, साइड का प्रोपोर्शन कैसे सेम आ रहा है, आप इसको ध्यान 1.5 अपॉन 3 करें, दूसरी साइड का भी 1.5 अपॉन 3 करें, तो साइड्स का प्रोपोर्शन तो सेम आएगा। लेकिन अगर आप एंगल्स की बात करें तो आप देखें कि एक रोम्बस की तरह दिखाई दे रहा है और ये एक स्क्वायर भी दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इनके जो एंगल होंगे कोरस्पॉन्डिंग ये आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे। ओके, तो जिस वजह से आप कह सकते हो बोथ क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। ओके, बीपीटी इसका प्रूफ आपको यहाँ पे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आप पहले इसकी स्टेटमेंट से समझेंगे, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर डायग्राम से हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले आप देखिए इसकी स्टेटमेंट में कहा गया इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स से हम एक
ये ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ओके। और इस ट्रायंगल में आपको नेम मेंशन कर देते हैं ए बी एंड सी। कहता है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से डी ई, जो पैरेलल है बीसी के साथ, ओके। इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दैट इज डी एंड ई, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये चीज आपको प्रूव करनी है, मतलब कि अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में आपको क्या दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी आपको गिवन है एंड डी ई यहाँ पे पैरेलल है आपके पास बीसी के साथ, ओके। और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पे, ओके। उसके बाद आपको प्रूफ यहाँ पे क्या करना है, टू प्रूव, तो प्रूव में सिंपल सा है कि आपको साइड्स का प्रोपोर्शन यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, मतलब ए डी अपॉन डी बी आपको करके दिखाना है, ए डी अपॉन डी बी आपको करना है, और इसी तरह ए ई अपॉन ई सी आपको प्रूव करना है, तो ये आपका बीपीटी का प्रूफ हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट इज ई एफ, और एक परपेंडिकुलर यहां से इस तरह से ड्रॉ करेंगे दो, ये जी, ओके। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर क्या करेंगे, किसके ऊपर बनाया, देखो डी एफ जो है परपेंडिकुलर है आपका ए सी के ऊपर, सो डी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड दूसरा है आपके पास ई जी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपने प्रूव कर दिया। और साथ में आप क्या लिखेंगे, ज्वाइन, यहाँ पे इसको भी आप ज्वाइन करा देंगे किसके साथ, डी सी के साथ, ज्वाइन डी सी एंड बी ई, ये आप यहाँ पे इस तरह से इसको भी ज्वाइन करा देंगे, ओके। अब इसको समझते हैं कि आपको इसको प्रूव कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक करवाता हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझिए। आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बड़ा आसान होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो परपेंडिकुलर होता है वही आपका हाइट हो जाता है, और उसके नीचे वाला जो वैल्यू होता है यही आपका बेस बन जाता है, राइट। इसी तरह अगर ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो, मतलब आपके पास ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनी हो, आपकी ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनी हुई है, ये ट्रायंगल है, और इसका एरिया मुझे निकालना हो, तो आपको पता होगा कि अगर मैं इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर सीधा नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूं इस तरह से, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। लेट्स से इसका नाम है ए बी सी, और ये डी पॉइंट है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ए डी रहेगा, और बेस क्या रहेगा, बेस सिर्फ यहां से यहां तक का रहेगा, इतना, राइट। तो इसका एरिया क्या बनेगा, ए डी हाफ ऑफ ए डी मल्टीप्लाई बी सी, राइट। तो इसका भी एरिया आप इस तरह से निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर आपका एक बाहर भी हो सकता है और एक अंदर भी होगा, और इन्हीं के दोनों को आप यूज करेंगे बीपीटी को प्रूव करने में। अब इसको देखिए कि आपके इस डायग्राम में ये कैसे दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ का सबसे पहला जो स्टेप आपको यूज करना है, फॉलो करना है, वो क्या है कि आपको यहाँ पे कोई भी एक साइड पे बैठ जाना है। ये आपका पहला स्टेप है, किसी भी एक साइड पे आप बैठ जाइए, चाहे आप ए बी के ऊपर बैठ जाइए, चाहे आप ए सी के ऊपर बैठ जाइए। तो हम यहाँ पे पहले ए सी के ऊपर बैठते हैं, ठीक है। मतलब यहां से लेकर पहले हम यहाँ तक की लेंथ को निकालेंगे, और फिर यहां से लेकर नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे। कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, इसको हटा देते हैं। देखो कैसे करेंगे, पहले हम ट्रायंगल ए डी ई को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई का अगर मुझे एरिया निकालना हो, तो आप देख पाएंगे कि मेरा 90 डिग्री जो है वो एफ के ऊपर बन रहा है। इसका मतलब है ये मेरा बेस होगा और ये मेरा हाइट होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अगर मुझे निकालना हो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालेंगे। तो 1/2 बेस आपका बन जाता है ए ई, और हाइट आपकी बन जाती है डी एफ, ओके। इसी तरह तो आपके पास जो नीचे वाली साइड बची हुई है ये वाली, इसका भी एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल आपके पास दिखाई दे रही है डी सी ई, ये डी सी ई ट्रायंगल है, और इसका परपेंडिकुलर जो है वो बाहर की तरफ है। जो परपेंडिकुलर है वो डी एफ ही है, लेकिन ये बाहर की तरफ है, आउट ऑफ ट्रायंगल है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, ध्यान से देखिए, मैं इसको अलग कलर से आपको दिखाता हूं ताकि अलग से आपको अच्छे से दिखाई दे। मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट, ओके, और इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, ये वाला, ओके। तो यहां पे एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा, लेकिन हाफ इंटू बेस यहां पे कितना होगा, ई सी होगा, और हाइट आपकी क्या होगी, डी एफ ही होगी। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। ये आपका पहला स्टेप है बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए,
ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। अब आपको सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में क्या है, डिवाइड 1/2, ये आपको करना है। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल्स टू 1/2 इंटू AE मल्टीप्लाई DF, और सिमिलरली नीचे भी क्या लिखेंगे, 1/2 EC मल्टीप्लाई DF। तो इसमें जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, DF से DF कैंसिल, आपके पास बचा AE अपॉन EC, राइट। इसको आप कैपिटल A इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा बच्चों कि आपके पास कैसे इक्वेशन बनी है। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इसके सेकंड पार्ट को, मतलब हम AC लाइन को कंप्लीट कर चुके हैं, यही सेम चीज आपको क्या करनी है, दूसरी लाइन के साथ भी लिख लेनी है। ओके, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बेस जो है वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक कर लेंगे, AD तक कर लेंगे। सो हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई, और इसका परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये वाला, यानी कि GE। और इसी तरह अब नीचे वाले पार्ट में जाए, तो नीचे वाले पार्ट में आप जो ट्रायंगल यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे बच्चों, यहाँ पे ग्रीन से दिखाता हूं मैं आपको, ये वाली ट्रायंगल DEB, ये ट्रायंगल आप यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, और इसका परपेंडिकुलर भी क्या रहेगा, ये बाहर वाला GE रहेगा। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल EBD। तो EBD ट्रायंगल का एरिया क्या बन रहा है, हाफ इंटू बेस यहाँ पे क्या रहेगा, D से B तक का रहेगा, सो BD मल्टीप्लाई, और परपेंडिकुलर रहेगा GE। ओके, तो सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, और डिवाइड करेंगे यहाँ पे भी, अगेन डिवाइड 3/4, ये आपको करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AD मल्टीप्लाई GE, और नीचे इन दोनों के आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD 1/2 इंटू BD इंटू GE। ओके, ये हमने लिख दिया, और 1/2 से 1/2 कैंसिल, GE से GE कैंसिल, आपके पास बनता है AD अपॉन BD। ओके, ये आपके पास कैपिटल B इक्वेशन बन जाती है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, अब इसको समझिए। नेक्स्ट आपके पास आती है कि आपके पास जो दो ट्रायंगल बन रही है, ये नीचे वाले, आप ये ट्रायंगल को देखिए, DEC, एक ये ट्रायंगल आपके पास बन रही है, ठीक है, और एक दूसरी ट्रायंगल आपके पास बन रही है DE और B, ये वाली ट्रायंगल बन रही है। तो आप दोनों ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखें, इन दोनों का जो बेस है, यही आपका बेस जो है वो सेम है, राइट। सो ट्रायंगल DCE, so triangle DCE and triangle EBD have same base, same base कौन सा है, DE, that is DE सेम बेस हो रहा है, और आप देख पा रहे हो कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, एंड DE पैरेलल टू BC, जो ऑलरेडी आपके पास गिवन था, राइट। सो यहां पे इन दोनों से क्या साबित होता है कि आपके पास अगर कोई दो ट्रायंगल्स का बेस सेम हो और वो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है CE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD, दोनों का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इनको रेसिप्रोकल करें तो 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD, यहाँ पे दोनों का इक्वल हो जाएगा। और ऊपर इन दोनों के हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ADE का जो दोनों ट्रायंगल का ऊपर वाला पार्ट था वो दोनों का इक्वल था, तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रॉम इक्वेशन A और B से ये जो वैल्यू आ रही है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है फ्रॉम A एंड B से अगर हम इनकी वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ये आपका प्रूव हो जाता है बेटे, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से बीपीटी यहाँ पे वर्क करती है और कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखने हैं तो आपके लिए इजी बन जाती है। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।